हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज हम करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो स्टार्ट करा रहे हैं वो 2021 और 22 में जो एग्ज़ाम्स हुए थे वहाँ से शुरू करा रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा चीज़ हम आपको क्लियर कर देते हैं, लेकिन हाँ साथ साथ पहले उसको क्लियर करें, आपको बता दें जो बच्चे कोर्स बी के हैं वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो सबसे पहले गुस्सा हो जाएंगे कि मैम कोर्स ए का आप ले आई, कोर्स बी का नहीं ले आई। मैं कभी भी अपने कोर्स बी के बच्चों को पीछे नहीं छोड़ती, ठीक है ना। तो आज आपको कोर्स ए का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल रहा है तो नेक्स्ट टाइम आपको कोर्स बी का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा। पैरेलल चलेंगी दोनों चीज़ें, ठीक है, बिल्कुल भी खफा नहीं होइएगा। चलिए अब मैं बता देती हूँ यहाँ पर क्या चीज़ मैं बताने वाली थी। 2020 में जो है वो कोविड आया था, ठीक है। तो 2020 में तो आपका एग्ज़ाम हुआ था, बोर्ड का एग्ज़ाम, क्योंकि याद करिए मार्च में लॉकडाउन जो है वो अनाउंस किया गया था। तब तक आपके क्वेश्चन पेपर हो चुके थे, आपके पेपर हो चुके थे 20 में। फिर 2021 में आपका पेपर जो है कोविड के रहते कोई भी पेपर कंडक्ट बोर्ड के नहीं किए गए थे। तो उस दौरान यानी 2021 मार्च में कोई भी बोर्ड पेपर कंडक्ट नहीं हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेशन 21 और 22 का, ठीक है। तो 21 मार्च में किसी भी तरह का पेपर कंडक्ट नहीं किया गया था। उसके बाद अप्रैल से शुरू हुआ हमारा न्यू सेशन जिसको कहा गया 21 और 22। इसे 2 टर्म में बांटा गया था, याद रखिए इसे 2 टर्म में बांटा गया था। जो आपका क्वेश्चन पेपर रहता है उसे 2 बार में किया गया था, यानी कि फर्स्ट टर्म आपका हुआ था नवंबर 21 में और जो आपका सेकेंड टर्म हुआ था वो हुआ था मार्च 22 में, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आज जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ ये 21 22 टर्म 1 दे रहे हैं, यानी कि जो पेपर आपका इस सेशन 21 22 में टर्म 1 हुआ था, जो नवंबर 21 में हुआ था, मैं आज उसे लेकर आई हूँ। अब इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ आपको और इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जैसे मैंने कहा कि हमारा 80 मार्क्स का जो पेपर होता था उसे इन्होंने डिवाइड कर दिया था कितने टाइम में, इसको 40 मार्क्स में डिवाइड किया था, ठीक है। और उसी दौरान से उसी समय से हमारा टर्म 1 जो है जो हुआ था 40 मार्क्स का वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हुआ था। याद रखिए अपठित गद्यांश थे, व्याकरण था सॉरी व्याकरण था, और इसके अलावा हमारी दोनों पुस्तक, इन तीनों जगहों से आपके पास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए थे 40 मार्क्स के, जो कि सिर्फ टर्म 1 में हुए थे, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 21 22 टर्म 1, क्योंकि अब ये पेपर 2 बार होगा, 21 हो गया, फिर इसके बाद 21 22 सेशन का मैं टर्म 2 कराऊंगी जो कि आपका रहेगा 22 का, ठीक है। फिर 23, फिर 24 और 25 का तो अभी आपको पेपर देना ही देना है, ठीक है। तो बिल्कुल भी निश्चिंत होकर आपको काम करना है। ध्यान रखिएगा कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, यही चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ कि ये पेपर आपके पास में 2 सेक्शन में आएगा और जिस सेक्शन से बोर्ड में एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या था पेपर में। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ये पेपर जो हुआ था ये 40 मार्क्स का था। टोटली ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, पूरा पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 40 मार्क्स के, और ये था 1.5 आवर का, यानी कि 90 मिनट का ये क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया था, ठीक है। वैसे तो हम लोग का 3 घंटे का पेपर होता है, लेकिन सिर्फ इसके अंदर 54 क्वेश्चन है, यानी कि 54 क्वेश्चन है और आपको सिर्फ 40 ऑप्ट करने हैं। तो उस कंडीशन में आपके पास सिर्फ 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट का समय आपको मिला था, ठीक। चलिए देखिए क्या, सबसे पहले इस पेपर के कुछ सामान्य निर्देश देखिए, और याद रखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो हम सामान्य निर्देश नहीं देखेंगे, या आपका जब 25 का जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें हम नहीं देखेंगे, ये काम मत करिएगा। ये जो सामान्य निर्देश दिए गए हैं ये इसीलिए दिए जाते हैं कि आप इनको पढ़िए और फॉलो करिए। इस प्रश्न पत्र में कुल 54 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी कि टोटल सारे बहुविकल्पीय 54 क्वेश्चन हैं और सिर्फ 40 ऑप्ट करने हैं। सभी प्रश्न समान अंक के हैं, यानी कि समान अंक, हर एक प्रश्न 1 अंक का है, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन करोगे तो 40 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है।
तो हर समान अंक का मतलब हुआ कि हर एक क्वेश्चन 1 अंक का है। प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं, का, खा, गा। ठीक है, का, खा और गा, 3 चीजें ही हमारे पास में आई थी। अपठित बोध था, व्याकरण था और हमारी पाठ्य पुस्तक थी। तो इसी बेसिस पे इन्होंने इसे 3 खंड में विभक्त कर दिया था। खंड का में 20 प्रश्न पूछे गए हैं। खंड का हमारा कौन सा है? 20 प्रश्न का है। प्रश्न संख्या 1 से 20 में से 10 प्रश्न के उत्तर निर्देशानुसार देने। तो खंड का हमारा जो है वो अपठित बोध का है, जिसमें अपठित गद्यांश और पद्यांश दिए गए हैं। तो 2 गद्यांश है जिनमें से 1 करना है, 2 पद्यांश है जिनमें से 1 करना है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको 20 क्वेश्चन मिले हैं, जिसमें से सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। जो भी आप गद्यांश और पद्यांश करोगे 5-5 प्रश्न रहेंगे। फिर आ जाते हैं खंड खा। खंड खा में 20 प्रश्न पूछे गए हैं। कितने प्रश्न पूछे गए हैं? 20 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 21 से 40 में से 16 प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार देने हैं। तो 1 से 20 तक क्वेश्चन हमने वहां कर लिए। फिर उसके बाद आता है प्रश्न संख्या 21 से 40, तो यानी कि फिर 20 प्रश्न आपके पास में है। 20 में से 16 प्रश्न करने हैं। अब ये कैसे हैं? आपके पास उस समय भी आपके पास व्याकरण के 4 ही जो हैं ऑप्शंस थे। ठीक है, 4 टॉपिक्स थे जिनमें रचना के आधार पे वाक्य के भेद थे, वाच्य था, पद परिचय था और रस था। अलंकार नहीं थे उस समय, तो क्या था? रस था। तो इन चारों टॉपिक्स पे आप पे 5-5 प्रश्न पूछे गए हैं और उन 5 प्रश्नों में से आपको सिर्फ 4-4 करने हैं। तो इस हिसाब से आपको 16 प्रश्न करने पड़ेंगे 20 प्रश्न में से। ठीक, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं खंड गा में 14 प्रश्न पूछे गए। तो अभी 40 हो गए, टोटल 54 प्रश्न थे, तो खाली 14 क्वेश्चंस बचे हमारे पास में। प्रश्न संख्या 41 से 54 तक सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार देने हैं। तो अब 41 से लेकर 54 तक जितने भी प्रश्न हैं उसमें हर प्रश्न के साथ आपके पास में क्या दिए हैं? निर्देश दिए गए। और हाँ, ये आपकी जो पाठ्य पुस्तक है ना क्षितिज, उससे आए थे प्रश्न। ठीक है, कृतिका से इसमें नहीं आए थे। कृतिका से हमेशा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते रहे जो आपके टर्म 2 में आएंगे। प्रत्येक खंड में निर्देशानुसार परीक्षार्थियों द्वारा पहले उत्तर किए गए वांछित प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि जब हम जो भी निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार प्रश्न जो भी आपने उत्तर दिए हैं उनका मूल्यांकन होगा, उनको देखा जाएगा। फिर है प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही सही विकल्प है। अब क्योंकि इस बार जब एग्जाम हुए थे ना, जब ये टर्म 1 में हुए थे, तो ये OMR शीट भरी गई थी। इस OMR शीट में क्या था कि आपके पास में जो भी क्वेश्चन है उसे आपको लिखना नहीं था, सिर्फ OMR शीट में भरना था। ठीक है, कुछ लिखना नहीं था, सिर्फ भरना था। तो कई बच्चे क्या करते थे, एक ही प्रश्न में 2-2 सर्कल्स में को मार्क कर देते थे, तो उसमें सिर्फ एक मान्य होता था जो आप पहले लगा दोगे। ठीक है, ये इसीलिए एक विकल्प से अधिक उत्तर देने पर अंक नहीं दिए जाएंगे, आपके काट दिए जाते थे। ठीक है, ऋणात्मक अंक नहीं होगा, यानी कि माइनस मार्किंग इसमें नहीं थी। अगर आपने एक क्वेश्चन में 2 आंसर भी लगा दिए हैं तो वो आपका हटा दिया जाता था। अब इसकी कॉपी तुरंत की तुरंत स्कूल में ही चेक हो जाती थी। जैसे बोर्ड एग्जाम्स में आने में टाइम लगता था ना, तो इसकी कॉपी किस तरीके से चेक हुई थी जानते हैं? आपका पेपर हुआ, पेपर होने के बाद आपकी कॉपी सारी सबमिट होती थी, ये पेपर खत्म हुआ और उधर बोर्ड से हर स्कूल को आंसर शीट भेज दी जाती थी। ठीक है, विद इन 2 आवर्स सारे बच्चों की कॉपी चेक हो जाती थी OMR शीट के, और नंबर्स जो है वो चढ़ाकर CBSE को भेज दिए जाते थे। इस तरीके से इसका हुआ था। ये हम लोगों ने जो चेकिंग करी थी वो इसी तरीके से हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ निर्देश थे जो मैंने आपको बता दिए। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि खंड का में आपका पूरा अपठित बोध है। क्या दिया है? नीचे 2 अपठित गद्यांश दिए गए हैं। किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो अब यहाँ पर आपको इस का सेक्शन में जो का है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें 2 गद्यांश है। दोनों में से आपको किसी भी एक गद्यांश को करना है। ठीक है, हर गद्यांश में आपको 5 प्रश्न दिए गए। वैसे तो आपको एक ही करना है, लेकिन मैं यहाँ आपको दोनों ही प्रश्न करा रही हूँ, मतलब दोनों गद्यांश कराऊंगी, और हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलना है। चलिए देखिए क्या है। बहुत से विद्वानों और चिंतकों ने इस बात को लेकर चिंता प्रकट की है कि भारतीय समाज आधुनिकता से बहुत दूर है। यानी कि जो आधुनिकता है, जो क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना वेस्टर्न कल्चर, उससे, और भारत के लोग अपने आप को आधुनिक बनाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। नैतिकता, सौंदर्य बोध और अध्यात्म के समान आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं है, वह कई चीजों का एक सम्मिलित नाम है।
औद्योगिकरण आधुनिकता की पहचान है। साक्षरता का सर्वव्यापी प्रसार आधुनिकता की सूचना देता है। नगर सभ्यता का प्राधान्य आधुनिकता का गुण है। सीधी साधी अर्थव्यवस्था मध्यकालीनता का लक्षण है। आधुनिक देश वह है जिसकी अर्थव्यवस्था जटिल और प्रसारणशील हो, यानी कि जो आपकी इकोनॉमी है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होनी चाहिए, क्योंकि जितना कॉम्प्लिकेशन होगा उस हिसाब से आप उतना ज़्यादा लोगों को काम दे पाओगे, और जो टेक ऑफ स्थिति को पार कर चुकी हो। ठीक है। आधुनिक समाज मुक्त और मध्यकालीन समाज बंद होता है। ठीक है। आधुनिक समाज क्या होता है? मुक्त होता है, लेकिन मध्यकालीन समाज बंद होता है, जहां पर हर एक चीज को एक्सेप्ट करने की आपको परमिशन नहीं होती। आधुनिकता में आपको जो चीज अच्छी लगती है उसे आप एक्सेप्ट कर सकते हो, उसके हिसाब से चल सकते हो। बंद समाज वह है जो अन्य समाजों के प्रभाव ग्रहण नहीं करता है। यानी कि मान लीजिए जैसे इंडियन कल्चर है, अगर हमारा मध्यकालीन समाज रहेगा तो हम क्या करेंगे? हम कभी भी अमेरिका का, रशिया का, ऑस्ट्रेलिया का, इन सभी के कल्चर्स को अपनाने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। ठीक है। जो अपने सदस्यों को भी धन और संस्कृति की दीर्घा से ऊपर उठने की खुली छूट नहीं देता है। यानी कि आपका रहन सहन, ये सारी चीजें कुछ परंपराओं, कुछ रूढ़ियों के अंतर्गत होगी, जहां पर आप स्वच्छंदता के साथ ऊपर नहीं उठ सकते हैं। जो जाति प्रथा गोत्रवाद से पीड़ित है, जो अंधविश्वासी, गतानुआंतिक और संकीर्ण है। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब मैंने बताया ना, जो परंपराएं, रूढ़ियां, अंधविश्वास आदि से घिरा रहता है, उसमें अक्सर ये होता है कि हम बाहरी चीजों को अपनाने में थोड़ा घबराते हैं। आधुनिक समाज में उन्मुक्तता होती है, यानी कि आजादी होती है। उस समाज के लोग अन्य समाजों के लोगों से मिलने जुलने में नहीं घबराते, ना वे उन्नति का मार्ग खास जातियों और खास गोत्रों के लिए सीमित रखते हैं। आधुनिक समाज सामरिक दृष्टि से बलवान समाज होता है, जो देश अपनी रक्षा के लिए लड़ने में असमर्थ होता है। ठीक है। उसे आधुनिक कहलाने का कोई अधिकार नहीं। अगर हम अपने लिए लड़ नहीं सकते तो हम आधुनिक हैं ही नहीं। आधुनिक समाज के लोग आलसी और निकम्मे नहीं होते। आधुनिक समाज का लक्षण यह है कि उनकी हर आदमी के पीछे होने वाली आय अधिक होती है, यानी कि जो व्यक्ति है उसकी जो इनकम होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके हर आदमी के पास कोई धंधा या काम होता है, और अवकाश की शिकायत प्रायः हर एक को रहती है, यानी कि छुट्टी। जैसे आप देखते हैं ना कि हम लोग, हर व्यक्ति काम कर रहा है लेकिन छुट्टी नहीं है उसके पास में, इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। चलिए, अब इस पर आपको, इस गद्यांश पे आपके पास 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर सही तथ्य को चुनिए। चलिए देखते हैं, चारों तथ्य पढ़ने पड़ेंगे हमें। आधुनिक समाज मुक्त और मध्यकालीन समाज खुला होता है। नहीं, मध्यकालीन समाज बंद होता है। आधुनिक समाज बंद तथा मध्यकालीन समाज मुक्त होता है, गलत है, ये उल्टा हो गया। आधुनिक समाज मुक्त और मध्यकालीन समाज बंद होता है, सी वाला मुझे सही लग रहा है। आधुनिक समाज उन्मुक्त और मध्यकालीन समाज जड़ होता है, नहीं। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं, शाश्वत मूल्यों में शामिल है। अब शाश्वत मूल्यों में क्या शामिल है? नैतिकता, सौंदर्य बोध और अध्यात्म। नैतिकता, सौंदर्य बोध और आधुनिकता। नैतिकता, अध्यात्म और आधुनिकता। सौंदर्य बोध, अध्यात्म और आधुनिकता। तो इसमें शामिल होता है नैतिकता, सौंदर्य बोध और अध्यात्म। ये शाश्वत मूल है, जो हमेशा थे, आज भी हैं और हमेशा बने रहेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, विद्वानों और चिंतकों ने किस बात के ऊपर चिंता व्यक्त की है? कौन सी ऐसी बात है जिस पे वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं? तो हमें सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। देखिए क्या है, भारतीय समाज में आधुनिकता अभी बहुत दूर है। नेक्स्ट है, भारतीय समाज से ना सिर्फ आधुनिकता दूर है बल्कि उसको लाने के प्रयास भी नहीं हो रहे हैं। भारतीय समाज एक पारंपरिक समाज है जिसमें आधुनिकता अभी नहीं आ सकेगी। डी है, वैसे तो भारतीय समाज से आधुनिकता दूर है पर उसे लाने के प्रयास अवश्य हो रहे हैं। तो विद्वानों और चिंतकों ने जिस बात पर चिंता व्यक्त की है वो है, भारतीय समाज से न सिर्फ आधुनिकता दूर है बल्कि उसे लाने के प्रयास भी नहीं हो रहे। यानी कि हम अपनी सोच आधुनिकता को के लाने के रास्ते में बाधक है। हमारी रूढ़िवादी, हमारा परंपराएं, हमारा अंधविश्वास, ये हमें आधुनिकता अपनाने से कहीं ना कहीं रोक रही है।
प्रश्न संख्या 4 है, चलिए देख लेते हैं क्या है। आधुनिक समाज की विशिष्टताओं में शामिल है, अब क्या शामिल है ये देख लेते हैं। उन्मुखता, सामरिक बल, आलस्य। उपरोक्त विकल्पों के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो उन्मुखता तो है आधुनिक समाज में, दूसरा सामरिक बल है, क्योंकि आलस्य जो है वो मध्यकालीन समाज में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन का और खा है। चलिए देखते हैं, का खा गा तीनों नहीं, का और गा नहीं, खा और गा नहीं, खा और का, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक, प्रश्न संख्या 5 है, एक बंद समाज की विशेषताओं में किसे नहीं रखा जाएगा। ठीक है, किसको नहीं रखा जाएगा? ऑप्शन है, अन्य समाजों से प्रभाव ग्रहण नहीं करना, जाति प्रथा और गोत्रवाद से पीड़ित रहना, धन या संस्कृति के क्षेत्र में खुली छूट देना, अंधविश्वास, पिछड़ा और संकीर्ण होना। तो ध्यान रखना, इसमें पूछा गया है नहीं रखा जाएगा, तो इसमें जो नहीं रखा जाएगा वो है आपका धन और संस्कृति के क्षेत्र में खुली छूट देना। ये छूट हमें किस में होती है? आधुनिक समाज में होती है, जबकि एक बंद समाज यानी कि मध्यकालीन समाज में कभी भी अपनी धन संस्कृति को लेकर हमें खुली छूट नहीं होती। इसका जो अधिकार होता है ये समाज के प्रभुत्वशाली लोगों के पास में होता है। तो ये पहले गद्यांश में हमारे पास 5 प्रश्न हो गए। अब दूसरा गद्यांश है, पहला करिए या दूसरा कीजिए। तो अब दूसरा गद्यांश क्या है, चलिए देखते हैं। बंगाल की शस्य श्यामला धरती का सौंदर्य अविस्मरणीय है। इसके मनोहर और उन्मुक्त सौंदर्य को प्रभावशाली रचनाकार अपने गीतों, निबंधों और कविताओं में बांधने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इसके मायावी और लोकोत्तर आकर्षण का रंच मात्र भी वे रूपायतित करने में सफल हो पाए हैं। अविभाजित बंगाल का सौंदर्य किसी भी संवेदनशील मस्तिष्क के भीतर हलचल पैदा कर सकता है। तो यहाँ पर बंगाल की जो सौंदर्यता है, वहां की सोच है, उसके बारे में गद्यांश दिया गया है। चांदी सी चमकती मीलों लंबी लहरों और नदियों के बीच पन्नों की तरह चमकते हरे भरे खेतों के चित्र संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देते हैं। तो वहां का प्राकृतिक सौंदर्य भी अपने आप में अनूठा है। आप सही मानिए कि आप में से अगर जो बंगाल में रहते होंगे या कभी घूमने गए होंगे, मैं बहुत टाइम पहले गई थी, तो मुझे एक वहाँ का बड़ा अच्छा कल्चर बहुत अच्छा लगा था। सबके घर के पीछे पॉन्ड था, क्योंकि वहाँ पे मछलियाँ बहुत पाली जाती थी। मुझे एक वो चीज़ इतनी प्यारी लगी थी कि देखने के बाद मेरे मन में भी हुआ था कि मेरे पास भी ऐसा कोई घर हो जिसके पीछे एक छोटा सा तालाब हो, छोटा सा गार्डन हो। ये बड़ा अच्छा मुझे एक कॉन्सेप्ट लगा था, बहुत प्यारा सा। हरे भरे खेतों के पके दानों में लहलहाती सुनहरी फसल, हवा में फुसफुसाते लंबे ताड़ के वृक्ष और साल की पत्तियों की बहती हुई मंद मंद हवा, कंचनजंगा के उत्तुंग शिखर, सुंदरवन के घने जंगल, दीघा के सुंदर रेतीले समुद्र तट और उत्तर बंगाल के हरे भरे चाय के बागान आंखों में रचे बसे हैं। तो बंगाल एक ऐसी जगह है जहां समुद्र तट, पहाड़, सब कुछ उस स्टेट में आपको देखने को मिलता है, जंगल भी हैं। तो अगर मैं कहूँ कि सुंदरवन, तो वहाँ पे मैनग्रोव्स के जो जंगल हैं वो बहुत प्यारे हैं। उनमें आप देखते होंगे कि वहाँ पर बाघ भी बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। प्राकृतिक छटाओं से भरी पूरी यह धरती युगों से महान लेखकों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती रही है। इस अनोखे वरदान के केवल वही पात्र हैं जिन्हें इस धरती पर पैदा होने का सौभाग्य मिला, अथवा वे हैं जो अविभाजित बंगाल में रह चुके हैं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ का सौंदर्य का आनंद वहां पर रहने वाले लोग बखूबी उठाते हैं। चलिए, अब इस गद्यांश पर आधारित हमारे पास कितने 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। किसी संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देते हैं। क्या भर देते हैं? नदियों, नहरों और खेतों के चित्र, नदियों, समुद्रों और हीरे पन्ने के दृश्य, चांदी की चमक और पन्नों की हरियाली, फसलों और पेड़ों के मिले जुले दृश्य। तो यहाँ पर एक संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देते हैं नदियों, नहरों और खेतों के चित्र, क्योंकि नदियाँ, नहरें जो हैं, इनका पानी के पास हम भी जाते हैं तो हमें एक एक्साइटमेंट होता है, जबकि हरियाली हमें बहुत सुकून प्रदान करती है ना, ये चीज़ होती है। तो ये हमेशा एक आनंद हमको देता है, यानी कि हमको सुख प्रदान करता है।
प्रश्न संख्या 7 है, लेखक की दृष्टि से बंगाल की शस्य श्यामला धरती का सौंदर्य कैसा नहीं है? ठीक है, अविस्मरणीय, मायावी, आकर्षक और असामान्य। तो गद्यांश अगर देखें लेखक की दृष्टि तो इनका सौंदर्य नहीं है, वो है आपका असामान्य। ठीक है, तो यहाँ पर अविस्मरणीय भी है, मायावी भी कहा है, आकर्षक भी कहा है, लेकिन उन्होंने असामान्य जैसा शब्द जो है प्रयोग नहीं किया है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गद्यांश के आधार पर सही नहीं है? ठीक है, अब हमें बताना है जो सही नहीं है। फसल घनी, समुद्र तट रेतीले, कंचनजंगा मंद हवाएं, चाय बागान सुनहरे। तो ये तो पता चली गया होगा, इसमें जो सही नहीं है वो है आपका समुद्र तट रेतीले। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बंगाल की भूमि के विषय में कथन और कारण की सत्यता परखिए। ठीक है, अब आपको कथन यानी कि आपका जो ये आता है ना, कथन दिया रहता है, उसको पढ़ना है और उस पर आधारित जो आपको देना है वो है कि ये क्या इसका रीजन सही है या नहीं है, कारण। ठीक है, चलिए देखते हैं। यह धरती युगों से महान लेखकों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती रही है। तो कथन तो सही है, कारण देखते हैं। यह धरती युगों से प्राकृतिक छटाओं से भरपूर रही है। तो जाहिर सी बात है, प्राकृतिक छटाओं से भरपूर रही है, इसीलिए लेखकों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती आई है। तो मेरे हिसाब से कथन और कारण दोनों सही है। चलिए देखते हैं, कथन और कारण दोनों असत्य है, कथन और कारण दोनों सत्य है। तो यहाँ पर जो है सेकेंड ऑप्शन हमें सही लग रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। इस गद्यांश का केंद्रीय विषय है, अब ये पूरा गद्यांश हमने पढ़ा जहां बंगाल की प्राकृतिक सौंदर्य इन सब के बारे में बात की गई थी। चलिए देखते हैं क्या दिया है। बंगाल के जादू को बताना, अविभाजित बंगाल की धरती का सौंदर्य, बंगाल में बिताए दिनों की याद, या प्रकृति का मनुष्य के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव। तो यहाँ पर इस पूरे गद्यांश में इन्होंने बात तो बंगाल की करी है, लेकिन अविभाजित बंगाल के सौंदर्य की बात करी है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए, तो अपठित गद्यांश हमारा खत्म हो गया। अब हम आ गए अपठित पद्यांश में, यानी कि अब हमारे पास कविताएं आ जाएंगी, कविताओं की पंक्तियां आएंगी। ऑप्शन देखिए क्या है, नीचे दो अपठित गद्यांश दिए गए, गद्यांश नहीं है सॉरी, यहाँ पर काव्यांश है, तो ये एक करेक्शन है, इसको कर लीजिए। यहाँ पर क्या आएगा आपका काव्यांश। ठीक है, यहाँ पे भी फिर आते हैं, किसी एक काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनने। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या दिए गए हैं, दो काव्यांश दिए गए हैं। दोनों काव्यांशों में से हमें कोई एक काव्यांश करना है और जो भी आप काव्यांश करोगे उसके ऊपर 5 प्रश्न हैं और 5 प्रश्न के लिए 5 आपको नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं पहला काव्यांश। क्या दिया है, चमड़े का रंग मनुष्य मनुजदा को बांटे। चमड़े का रंग मतलब होता है हमारा स्किन कलर। ठीक है, यह है जघन्य अपमान प्रकृति का मानव का, धरती पर घृणा जिए मर जाएं प्रीति प्यार, यह धर्म मनुज का नहीं धर्म दानव का है। हाँ, प्रेम नाम ही है रे जिसका महाकाव्य, यदि वही नहीं तो जीवन का क्या अर्थ यहाँ, यदि वही नहीं तो सृष्टि सभ्यता जड़ मृत्य है, यदि वही नहीं तो ज्ञान सकल है व्यर्थ यहाँ। है गर्व तुम्हें तो अपनी उज्जवल सफेदी पर, वह मिथ्या छल घमंड है चेहरे का। रंगों का राजा तो है रंग भीतर वाला, बाहरी रंग तो द्वारपाल पहरे का। दुनिया ऐसी तस्वीर की जिसके खाके में आंधी गोराई तो आधी कजलाई है। ठीक है, आधी गोराई तो आधी कजलाई है। पावों के नीचे यदि गौण वर वसुदा है तो सिर पर श्याम गगन की छाया छाई है। तो ये पूरा जो आप काव्यांश देख रहे हो, ये स्किन कलर के अकॉर्डिंग लोगों के साथ जो भेदभाव किया जाता है उस पर बताया गया है। जो लोग गोरे होते हुए अपने आप को बहुत गर्वशाली महसूस करते हैं, हम बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, तो वहीं पर बताया गया है कि ये पूरी सृष्टि जो है वो श्यामल रंग से भरी है। धरती श्यामल, आसमान श्यामल, तो गोरा रंग है ही नहीं, तो गोरे रंग पर घमंड किस बात का है।
अब इसी पर जो है आपके पास में काव्यांश दिया गया है। पहला काव्यांश क्या, काव्यांश का पहला प्रश्न क्या है, देखिए काव्यांश में मुख्य रूप से किस समस्या का उल्लेख किया गया है? लिंग भेद है, असमानता है, रंग भेद है या गैर बराबरी है? तो हम यहाँ पर पूरे काव्यांश में देख रहे हैं कि इसमें रंग भेद का वर्णन किया गया है कि रंग के हिसाब से लोगों के साथ जो भेदभाव किया जाता है वही इस पूरी कविता का केंद्रीय भाव भी है और उसी के बारे में बात की गई है। प्रश्न संख्या 12 है, कवि के अनुसार जीवन व्यर्थ कब होता है? अब चलिए देखते हैं। प्रेम नहीं होने पर, मनुष्यता से हीन होने पर, सभ्यता के जड़ होने पर, ज्ञान से विहीन होने पर। तो यहाँ पर जब हमारे अंदर जो है मनुष्यता नहीं रहती और उसके चलते प्रेम नहीं रहता, ठीक है, याद रखिए अगर हमारे अंदर मनुष्यता नहीं है तो हमारे अंदर प्रेम भी नहीं बचेगा और इस प्रेम के रहने पर हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि जब हमारे पास प्रेम नहीं रहेगा तो हम भेदभाव करेंगे, असमानता करेंगे, जो कि एक मनुष्यता को लजाने वाली बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जीवन व्यर्थ तब होता है जब उसमें प्रेम नहीं होता। उज्जवल सफेदी पर गर्व क्या है? अब ये जो बोला गया ना उज्जवल सफेदी पर गर्व, इसका मतलब क्या है? सदियों की परंपरा का पालन करना, बाजार का दबाव और रंग भेद, मिथ्या छल और अभिमान, सत्य अभिमान और यकीन। तो यहाँ पर उज्जवल सफेदी पर गर्व का मतलब है मिथ्या छल और अभिमान, ठीक है। वो रंग भेद अपनी यहाँ पर कहने का मतलब है उज्जवल सफेदी। एक तो हम वो मतलब इन्होंने पूछा है गर्व क्या है, ठीक है, ये क्या है मतलब नहीं, उज्जवल सफेदी पर गर्व क्या है, यानी कि हम उस चीज पर गर्व कर रहे हैं जो सत्य नहीं है, मिथ्या है, ठीक है। दूसरा छल है। अब आप अगर गोरे हो और आपके अंदर अच्छे गुण नहीं है तो उसके होने का मतलब नहीं है, तो वो भी एक छल हो गया। फिर है अभिमान। अभिमान मतलब आप अपने आप पे घमंड कर रहे हो, ठीक है ना। तो उज्जवल सफेदी पे गर्व का मतलब है आप एक मिथ्या छल और अभिमान की दुनिया में अपने आप को रखे हुए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कवि कहता है कि रंगों का राजा तो है रंग भीतर वाला, यानी कि हमारे दिल के अंदर का। भीतर वाले रंग का क्या तात्पर्य है? ठीक है, हम जैसा सोचते हैं इन सारी चीजों से मतलब है व्यक्तित्व का आकर्षण, वास्तविक खूबसूरती, व्यक्तिगत आचरण, आंतरिक गुण और स्वभाव। तो यहाँ पर भीतरी रंग जो है उसका तात्पर्य है आंतरिक गुण और स्वभाव, यानी कि आप के अंदर क्या क्वालिटीज हैं और आपका स्वभाव दूसरों के प्रति किस तरीके का है, ये ही आपका भीतरी रंग कहलाता है, ठीक है, क्योंकि इसी के आधार पर एक मनुष्य दूसरे के साथ बिहेव करता है। प्रश्न संख्या 15 है, गोरे और काले वर्ण के लिए प्रकृति में कौन सा प्रतीक दिया गया है? अब गोरे और काले रंग के लिए उन्होंने क्या दिया था? आकाश और धरती का एग्जाम्पल दिया था। चलिए देखते हैं। राधा और कृष्ण का धरती और आसमान का, नदियों और सागर का, मनुज और दानव का। तो यहाँ पर जो दिया गया था वो था धरती और आसमान का, काले और गोरे रंग के लिए। धरती जहाँ पर आपका श्यामल रंग की है, गगन उज्जवल है, ठीक है, दिया है ना नीले रंग का आकाश, वो उज्जवल होता है। इस तरीके से दिया है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे काव्यांश में, ठीक है। दूसरा काव्यांश क्या दिया गया है? मैं जब लौटा तो देखा पोटली में बंधे हुए बूटों ने फेंके हैं अंकुर, 2 दिनों के बाद आज लौटा हूं वापस, अजीब गंध है घर में, किताबों, कपड़ों और निर्जर हवा की। अब क्या है, जब बहुत दिनों तक घर में को बंद रख देते हैं, उसके बाद जब हम लौटते हैं तो घर की क्या हालात होती है, इस कविता में वो बताया गया। तो कवि ने कहा कि मैं लौटा तो पोटली में उन्होंने अनाज बंद के रखा था, उसमें अंकुर हो गए, जिसको हम बोलते हैं स्प्राउट्स हो जाते हैं, है ना। अब घर 2 दिन बाद लौटे तो घर में चूंकि बंद बंद रहता है तो घर में एक अजीब सी गंध हो जाती है, ठीक है, तो वो फ्रेश एयर नहीं रहती, बंधी सी हवा रहती है। फेटी हुई गंध, पड़ी है चारों ओर धूल की एक परत, और जकड़ा है जग में बांसी ही जल, ठीक है, जग में बांसी जड़ जकड़ा, मतलब कई दिन बाद लौट के आते तो हर चीज कैसी रहती है, उसी तरीके से है। जीवन की कितनी यात्राएं करता रहा यह निर्जन मकान मेरे साथ, तट की तरह स्थिर पर गतियों से भरा, सहता जल का समस्त कोलाहल, सूख गए हैं नीम के दातौन,
ब्रश करते हैं ना, तो ब्रश हम लोग टूथब्रश से करते हैं। पहले क्या था, नीम के दांतों बनाते थे, उसको सामने से थोड़ा सॉफ्ट करके फिर उसी से दांत किए जाते थे। और पोटली में बंधे हुए बूटों ने फेंके हैं अंकुर, निर्जन घर में जीवन की जड़ों में पोसते रहे हैं ये अंकुर, खोलता हूं खिड़की और चारों ओर से दौड़ती है हवा। तो एक जो सफोकेशन, बासी हवा, ये सारी चीजें थी, इसको फ्रेश करने के लिए जब हम घर पहुंचते हैं तो हमारा भी पहला काम क्या रहता है, हम लोग अपने घरों की खिड़कियों को खोल देते हैं ताकि फ्रेश एयर अंदर आ सके। तो यही काम जो है कवि ने भी किया। मानो इतनी इसी इंतजार में खड़ी थी पल्लों से सट के, पूरे घर को जल भरी तसल्ली सा हिलाती। तो यहाँ पर क्या है, जैसे लगता है जो हवा थी वो इसी इंतजार में थी कि बस तुम खिड़की खोलो और मैं पूरे घर को हिला दूं। यानी कि हवा जब पास होती है तो कैसे ना हर सामान हिलने लगता है, उस तरीके से। मुझसे बाहर मुझसे अनजान जारी है जीवन की यात्रा अनवरत, बदल रहा है संसार। तो जीवन जो है हमेशा चलता रहता है, हम चाहे कुछ भी कर दे, हर हाल में पूरे टाइम जीवन चलता ही रहेगा, किसी का इंतजार नहीं करता। चलिए, अब इस दूसरे काव्यांश में हमारे पास फिर से 5 प्रश्न दिए गए हैं। अब ये 5 प्रश्न क्या है, देखिए। घर में किस प्रकार की गंध पसरी हुई है, चलिए देखते हैं। बासी खाद्य पदार्थ की, निर्जनता और बंद हवा की, किताबों और धूल की, अंकुरित चने की। तो कैसी हवा है, वो है आपकी निर्जनता और बंद हवा की। क्योंकि देखिए, जो जहां पर हवा रुक जाती है वो धीरे धीरे फ्रेश नहीं रह जाती, तो निर्जनता आती है, उसमें धीरे धीरे जो है क्या कहते हैं, भारीपन आने लगता है, तो उसको निर्जनता कहते हैं। और बंद हवा रहती है, तो वो हवा हम जब उस रूम में दाखिल होंगे तो हमें बहुत बंद बंद सा, घुटन सी महसूस होने लगी, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल उसमें कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटली में बंधे चनों के अंकुरित होने का क्या अर्थ है। अब उन्होंने कहा ना कि मैं जब लौटा तो देखा पोटली में जो चने बंधे थे वे अंकुरित हो गए। तो इसका तात्पर्य क्या है, देखिए। जीवन के बच जाने का, उर्वरता और नवजीवन का, संभावनाओं के विस्तार का, फसल बोने का समय हो गया है। तो यहाँ पर पोटली में बंधे चनों का अंकुरित होने का तात्पर्य है उर्वरता और नवजीवन का। यानी कि इतने दिनों से बंद होने के बावजूद भी जीवन कभी रुकता नहीं है, जीवन निरंतर चलता रहता है। यही चीज बताई गई है कि भाई मैं नहीं था, घर बंद था, सब कुछ था, लेकिन जीवन अपने पांव पसार रहा था। यानी कि उन चनों ने अंकुरित ले लिया था, यानी कि वो चल रहे थे। प्रश्न संख्या 18 है, मकान जड़ और एक स्थान पर स्थित होने के बाद भी कवि की यात्राओं की गतिशीलता में सहयात्री है, यह भाव किस पंक्ति में है। ठीक है, मकान जड़ है और एक स्थान पर स्थिर है, लेकिन उसके पूरे जीवन में वो उसका सहयात्री है, ये किस पंक्ति से पता चलता है। चलिए देखते हैं। निर्जन घर में जीवन की जड़ों को पोसते रहे हैं ये अंकुर, अजीब गंध है घर में किताबों, कपड़ों और निर्जन हवा की, तट की तरह स्थिर पर गतियों से भरा है, पूरे घर को जल भरी तसल्ली ईसा हिलाती। तो यहाँ पर जो एक पंक्ति ये बता रही है मकान के जड़ होने का और एक स्थान पर होने के बावजूद भी वो कवि के पूरे जीवन का सहयात्री बना है, वो पंक्ति है, निर्जन घर में जीवन की जड़ों को पोसते रहे हैं ये अंकुर। यानी कि वो तब भी उनके साथ हमेशा हर जगह रहता है। माना कि कभी घर पे नहीं थे, लेकिन घर अपनी गतिशीलता के साथ चल ही रहा था। प्रश्न संख्या 19 है, काव्यांश की शैली किस प्रकार की है, चित्रात्मक है, विवरणात्मक है, कथ्यात्मक है या वर्णात्मक है। तो यहाँ पर कवि की इन पंक्तियों के माध्यम से हमारे सामने जो है वो एक चित्र बनता जा रहा है कि बंद घर है, उसमें क्या कहते हैं पोटली है, उसमें अंकुरण है, किताबें हैं, वहाँ पर धूल है, एक बंद खिड़की खोली। तो उनकी पंक्तियों के माध्यम से हम एक बंद घर का चित्र अपनी आंखों के सामने ला पा रहे हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 है, कवि के 2 दिनों के बाद घर में लौटने पर घर की जो स्थिति है उससे कौन सी बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है। अब कवि जो है वो घर लौटे 2 दिन बाद, तो घर की जो स्थिति है उससे क्या बात प्रकट हो रही है, देखते हैं। कवि का घर किसी निर्जन स्थान पर है, कवि के घर में बहुत बेतरतीबी फैली है, यानी कि हर चीज बहुत जो है वो अस्त व्यस्त है। कवि के अनुपस्थिति में घर
ने किसी की सफाई की है, ठीक है। कवि अपने घर में अकेला है और उसके ना होने पर घर निर्जन था। तो यहाँ पर 2 दिनों के बाद लौटने की जो स्थिति को बताया गया है, उससे ये पता चलता है कि कवि अपने घर में अकेला है और उसके घर में घर निर्जन है। यानी कि अब जैसे अगर हम अपने घर से चले जाते हैं तो मेरे घर में घर के बाद में और कोई सदस्य रहते हैं ना, लेकिन कवि जब अपने घर से गए तो उनके घर में कोई सदस्य ही नहीं है। इसीलिए घर की हालत थी, बंद कमरा था, सब कुछ थी, एक बंद हवा थी। क्योंकि अगर कोई रह रहा होता तो वो चीज़ सफोकेशन वहाँ पर नहीं होती, वो बंद रूम घर वाला वहाँ पे रहता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गए हमारे ये 2 काव्यांश, ठीक है। तो हमने खंड का कर लिया, जहां 2 अपठित गद्यांश किए वहीं 2 अपठित काव्यांश किए। अब हम आ जाते हैं खंड खा पे, जो कि है हमारा व्यवहारिक व्याकरण, ठीक है। अब व्यवहारिक व्याकरण में 3 टॉपिक तो आपके सिलेबस के हैं, एक नहीं है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं तो वो तो हमें सारे कराने पड़ेंगे। तो इस खंड खा में भी हमारे पास 20 प्रश्न दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक, जिसमें हम करेंगे अपने 4 व्याकरण व्यवहारिक के टॉपिक, ठीक है। व्याकरण जो हमारा है ना उसका टॉपिक, पहला है आपका रचना के आधार पे वाक्य के भेद, दूसरा है वाच्य, और तीसरा है आपका पद परिचय, और लास्ट है रस, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। निर्देश, प्रश्न संख्या 3 और 4 के सभी प्रश्नों में 5-5 उप प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से प्रत्येक के 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहां से लेकर क्या है 3 से लेकर 6 तक, क्या है 3 से लेकर 6 तक, तो 3, 4, 5, 6, तो ये 4 प्रश्न हैं। इनमें आपको 5-5 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ आपको 4-4 प्रश्न ही करने हैं, और जितने भी आप करोगे उसके लिए 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आप हो गए 4 प्रश्नों में 4-4 प्रश्न करोगे तो 16 प्रश्नों के, यानी कि आपका खंड खा हो गया 16 नंबर का, ठीक। चलिए देखते हैं, तीसरा प्रश्न है वाक्य यानी रचना पर आधारित केवल 4 प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार देने हैं। तो वाक्य के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के भेद ये थे हमारे 3, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये हमने पढ़ा था। इसी पर आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 4 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है, मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा रखा था जो सरकंडे से बना था, रचना के आधार पर प्रयुक्त वाक्य का भेद होगा। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब हम पहला वाक्य, यहाँ पर 2 वाक्य हैं, ठीक है। मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा रखा था, ठीक है, जो सरकंडे से बना था। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 वाक्य हैं, तो 2 वाक्य हैं, तो इसका मतलब या तो ये मिश्र वाक्य होगा या संयुक्त वाक्य होगा। तो बाकी ऑप्शन हम कट कर देते हैं, कठिन वाक्य और सरल वाक्य का। पहला वाक्य पढ़िए, मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा रखा था, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, और इसमें जो वो लगा है, क्या नाम, अव्यय लगा है, वो है जो। तो इससे सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये एक मिश्र वाक्य है। सिंपल होता यहाँ पर देख सकते हैं, मूर्ति की आंखों पर चश्मा रखा था, अगर ये होता चश्मा रखा था, तो अगर हम सिर्फ इतना पढ़ते तो ये संयुक्त वाक्य में आ जाता, लेकिन एक चश्मा रखा था, एक लगाने से इसमें जो है अपूर्णता आ जाती है, इसलिए ये एक मिश्र वाक्य हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ढूंढना है सरल वाक्य कौन सा नहीं है। चलिए देखते हैं, अंतरा अपने विद्यालय नहीं जाने के बारे में बता रही है, ठीक है, अंतरा अपने विद्यालय नहीं जाने के बारे में बता रही है। दूसरा आते हैं, अंतरा विद्यालय ना जाने के कारण पर बात कर रही है, ठीक है। अंतरा विद्यालय नहीं गई पर क्यों यह पता नहीं। नेक्स्ट आते हैं, अंतरा ने किसी को अपने विद्यालय ना जाने के बारे में नहीं बताया। तो जो मेरे हिसाब से सरल वाक्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी। देखिए कैसे है, अंतरा विद्यालय नहीं गई, ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस है पर क्यों यह पता नहीं। तो जहां पर 2 सेंटेंस हैं, ये सीधे सीधे वहां पर क्या हो जाता है आपका, वैसे तो ये कौन सा संयुक्त वाक्य है। अंतरा विद्यालय नहीं गई ये एक वाक्य है जो कि पूर्ण है, पर क्यों ये आपका जो है संयुक्त वाक्य अंतर्गत आता है। बाकी सभी आपके सरल वाक्य हैं और ये एक संयुक्त वाक्य होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 23। जब बाल गोविंद भगत खेतों में रोपाई कर रहे थे तब लोगों ने उन्हें कनखियों से देख रहे थे। यहाँ रेखांकित आश्रित उपवाक्य का भेद होगा। मैंने आपको बताया था ना
कि जब और तब जैसे जो अव्यय लगते हैं ये कौन सा उपवाक्य होता है। मैंने हर किसी का शॉर्टकट आपको बताया था, याद है? तो चलिए देखते हैं। संज्ञा आश्रित उपवाक्य बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें की लगा होता है। क्रिया विशेषण, विशेषण और क्रिया आश्रित विज्ञा, तो यहाँ पर जो सही है जब आ रहा है ना, जब और तब, तो सीधे सीधे ये हो जाता है आपका विशेषण आश्रित उपवाक्य। देखिए क्या है, जब बाल गोविंद भगत खेतों में रुपाई कर रहे थे तब लोग उन्हें कनखियों से देख रहे थे। तो यहाँ पर सीधे है, कनखियों से देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? क्योंकि वो खेतों में रुपाई कर रहे थे। तो ये उनकी विशेषता थी कि भाई ऐसा व्यक्ति जो है वो खेतों में रुपाई कर रहा है। तो ये आपका विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, उन्होंने विश्व भर में प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया। प्रस्तुत वाक्य का रूपांतरित संयुक्त वाक्य होगा। तो सबसे पहले जो वाक्य दिया गया है वो देखना है कौन सा है। उन्होंने विश्व भर में प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया, तो ये एक सरल वाक्य है। अब इसे हमें बदलना है संयुक्त वाक्य में। ऑप्शंस दिए गए हैं, पहले उन्हें देखते हैं। ठीक है, उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, उन्होंने जो हिंदी, ठीक है, उन्होंने जो हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया वह विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो देखिए ध्यान से, यहां पर क्या है, जो शब्द लग जाने के कारण, आप देखिए उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया, तो ये अपने आप में सही है। ठीक है, हमें सही लग रहा है। लेकिन यहाँ पर जो लग जाने के कारण, उन्होंने जो हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया वह विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ, तो जो लग जाने के कारण ये एक मिश्र वाक्य में बदल गया। ठीक है, अभी हमें इसमें डाउट है कि हम देखते हैं, लेकिन आगे अभी हम पढ़ लें फिर बताते हैं। फिर आते हैं, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है उस हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश को उन्होंने तैयार किया। यहाँ पे भी जो जैसा अव्यय लग जाने के कारण ये एक मिश्र वाक्य में है, आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं, उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया और वह विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया। ये एकदम सटीक आ रहा है। क्यों हो रहा है? देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो शब्द जो है हमेशा मिश्र वाक्य की कंडीशन में ही लगता है। जो कभी भी जो एक अव्यय है वो संयुक्त वाक्य में नहीं आता, वो मिश्र वाक्य कैटेगरी में आता है, और जो है वो समुच्चय बोधक समानाधिकरण अव्यय है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो डी वाला ऑप्शन है वो जो है सही लगता है। तो देखिए डी सही है, उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया और वह विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य का उदाहरण है। चलिए अब 4 वाक्य दिए गए हैं, मिश्र वाक्य ढूंढ लेते हैं कि इसमें मिश्र वाक्य कौन सा है। उसने परिश्रम किया और उसे सफलता मिली। ठीक है, उसने परिश्रम किया और उसे सफलता मिली, तो ये तो संयुक्त वाक्य आ रहा है। परिश्रम करने से सफलता अवश्य मिलती है, ये एक सरल वाक्य हो जाता है। जिसने भी परिश्रम किया वह अवश्य सफल होता है, तो ये मिश्र वाक्य में मुझे लग रहा है। ठीक है, तभी लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, परिश्रम करने और सफल होने में सीधा संबंध है? नहीं। तो यहाँ पर जो मिश्र वाक्य का उदाहरण है वो है नंबर सी, जिसने भी परिश्रम किया वह अवश्य सफल हुआ। क्योंकि जिसने भी परिश्रम किया, ये सेंटेंस अपने आप में अधूरा लग रहा है। इसकी पूर्णता कब हो रही है? जब हम दूसरा सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जहां पर दिया है वह अवश्य सफल होगा। तो इस तरीके से जब हम पहला सेंटेंस पढ़ते हैं उसमें हमें अपूर्णता लगती है, किसी भी शब्द एक अव्यय के कारण वो अपूर्णता आती है। ठीक है, तो जिसने भी के कारण यहाँ पर अपूर्णता आई है, भी के कारण, तो इस वजह से ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाता है। तो यहाँ पर 5 हमारे हो गए रचना के आधार पर वाक्य के भेद के क्वेश्चन। अब 5 हमारे सामने आएंगे वाच्य पर आधारित। वाच्य आधारित 4 प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार देने हैं हमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है, सिंपल समझ में आ रहा है। अध्यापक, अगर ये होता अध्यापक ने कक्षा का जायजा लिया तो ये कर्तवाच्य होता, लेकिन अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, ये सीधे सीधे हमारा आ रहा है कर्मवाच्य। ठीक है, चूंकि यहाँ पर द्वारा लगा हुआ है, पहला एक साइन तो ये है, दूसरा क्रिया जो है लिया गया वो जायजा पे डिपेंड है। हमेशा ध्यान रखना, द्वारा जो अव्यय हो, जो द्वारा लगाया जाता है कर्मवाच्य में, वो जो है आपका भाववाच्य में भी लगता है। लेकिन इसमें सबसे पहले आपको ये देखना होगा, जो मैंने बताया है, कर्मवाच्य और भाववाच्य को एक चीज अलग करती है, और वो चीज है क्रिया का सकर्मक या अकर्मक होना।
ठीक है। तो इसमें सबसे पहले दो चीज़ों को देखना। सबसे पहले अगर आपको कर्मवाच्य और अभाववाच्य में परेशानी हो रही है, क्योंकि सिंपल सी एक चीज़ देखना, कर्तवाच्य में तो कर्ता के साथ हमेशा ने लगा होगा और क्रिया कर्ता से अटैच होगी, तो कर्तवाच्य हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन भाववाच्य और कर्मवाच्य में हमें अक्सर प्रॉब्लम होती है। तो इसका सबसे अच्छा सटीक तरीका मैंने क्या बताया था कि आप जब भी क्रिया लो, क्रिया से क्या करके प्रश्न कर लेना। अब यहाँ पर है लिया गया, क्या लिया गया, जायजा लिया गया, तो यानी कि क्रिया सकर्मक है, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा और द्वारा भी लगा है ये। तो ये दो चीजों से हमें पता चल रहा है, क्रिया के सकर्मक होने से और द्वारा लगे होने से, कि यहाँ पर ये कर्मवाच्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा कर्मवाच्य नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न पूछा गया, नेक्स्ट है सुंदर गीत लिखे हैं, फल खाए गए, पाठ पढ़ाया जाता है। अब हमें देखना क्या है, कर्मवाच्य। ठीक है, अब ये कैसे खोजोगे, सिंपल है, क्रिया के साथ में आप क्या लगा लो। ठीक है, आपको अभी तुरंत पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। पूछा गया, क्या पूछा गया, प्रश्न। ठीक है, लिखे गए, क्या लिखे गए, गीत। खाए गए, क्या खाए गए, फल खाए गए। पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, पाठ पढ़ाया जाता है। अरे वाह, तो यहाँ पर तो सभी कर्मवाच्य निकल गए। ठीक है, तो अब हमेशा देखना, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। तो अब यहाँ पर सीधे से बात है, यहाँ पर खाए गए जो ये एक चीज आ रही है, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, लेकिन तब भी हम सही ढूंढ लेते हैं। कर्मवाच्य सुंदर गीत लिखे हैं। अगर यहाँ पर होता लिखे हैं, अब ध्यान दीजिए, मैं फटाफट पढ़ गई, लिखे हैं तो सुंदर गीत लिखे जाते हैं। अगर लिखे गए तो क्या लिखे गए, गीत लिखे गए। लेकिन लिखे गए तो कैसे आएगा, है जो शब्द है वो किसके साथ है, कर्ता के साथ अटैच हो रहा है। कैसे, चलो बताती हूं मैं। ये सकर्मक तो है, ये तो हम कह रहे हैं सकर्मक, क्योंकि सकर्मक क्रिया तो जो है वो कर्तवाच्य में भी आती है। अकर्मक क्रिया जो होती है वो किस में आती है, अकर्मक क्रिया किस में आती है, भाववाच्य में। तो ये भाववाच्य नहीं है, ये कर्तवाच्य है। अब यहाँ पर सुंदर गीत लिखे हैं, लिखे हैं तो हम कहेंगे मोहन ने सुंदर गीत लिखे हैं, मोहन ने सुंदर गीत लिखे हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं जो हैं वो कर्ता के साथ अटैच हैं, यहाँ गीत के साथ वो अटैच नहीं आ रहे। ध्यान देना, गया गए जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हमेशा बोला था जा शब्द लगता है, याद है जब हमने इसको एक्सप्लेन किया था आपको कर्मवाच्य, तो कर्मवाच्य में हमने बताया था हमेशा जा जो है वो सहायक क्रिया जरूर लगती है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है ना, तो इस वजह से हम यहाँ पर कहते हैं कि जो गए या जाता, यहाँ पर ते शब्द हमेशा कर्ता के साथ अटैच रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हमसे इतनी तकलीफ नहीं सही जाती, हमसे इतनी तकलीफ नहीं सही जाती, कर्तवाच्य में बदलने पर होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन, हमारे द्वारा, कर्तवाच्य में बदलना है। ठीक है, हमारे द्वारा इतनी तकलीफ नहीं सही जाती, हमसे इतनी तकलीफ कैसे सही जाएगी, हम इतनी तकलीफ नहीं सह सकते, हमसे इतनी तकलीफ कैसे नहीं सही जाती। ठीक है, तो पहला तो जहां प्रश्न आ रहा है वो चीज अपने आप में अलग ही हो जाती है। तो सही ऑप्शन है हम इतनी तकलीफ नहीं सह सकते, क्योंकि हम जो है सह सकते सीधे सीधे कर्ता के साथ अटैच हो रही है, यहाँ पर ने नहीं लगा है, लेकिन हम जो है वो किसके साथ अटैच हो रही है, क्रिया के साथ में अटैच हो रही है। ठीक, प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तवाच्य का उदाहरण है, कर्तवाच्य का उदाहरण है। ठीक है, तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई, तुलसीदास से रामचरित रचा गया, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस रची गई, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। तो आप कर्तवाच्य में क्या होता है, कर्ता के साथ ने लगा होता है। ठीक है, दूसरा जो क्रिया है वो कर्ता से जुड़ी होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लास्ट वाला ने लगा हुआ है, रचना की, किसकी रचना की, तुलसीदास के साथ जुड़ा हुआ है। तो सीधे सीधे जो कर्तवाच्य का उदाहरण है वो है आपका डी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 30, राधा अब उठ बैठ सकती है। ठीक है,
इस वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। अब राधा अब उठ बैठ सकती है, तो सीधे सीधे कर्तवाच्य, कर्तवाच्य को हमें किस में बदलना है, भाववाच्य में। ऑप्शन आते हैं, राधा से अब उठा बैठा जाता है, राधा ने अब उठना बैठना सीख लिया है, राधा अब से उठ बैठ सकती है, क्या राधा से उठा जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमेशा इसको आपको भाववाच्य यानी कि क्रिया को जब हमें कर्ता पर से हटाना है तो हमें कुछ चीज़ों को लगाना पड़ता है। पहली चीज़, क्योंकि क्रिया को हमें कर्ता से हटाना पड़ेगा, अकर्मक करनी पड़ेगी, ठीक है। अकर्मक तो है, ये तो हमें पता चल रहा है, क्योंकि सकर्मक क्रिया कभी भी आपकी अकर्मक नहीं बदल सकती, तो इसीलिए जो है कर्मवाच्य कभी भाववाच्य में नहीं बदलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि हमें जो ध्यान देना है, जो सही है वो है राधा से अब उठा बैठा नहीं जाता, क्योंकि से यहाँ पर लग गया है, द्वारा या से, के द्वारा या से जो है ये कर्मवाच्य में लगता है। तो जैसे हम इन शब्दों को लगाते हैं, इससे क्रिया सीधे सीधे जो है वो कर्ता से हट जाती है। कर्ता से तो हट गई, लेकिन क्रिया अकर्मक होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, उठा बैठा जाता है, क्या उठा बैठा जाता है, ये तो दिया नहीं, तो क्रिया अपने आप अकर्मक हो गई। तो क्रिया को हमने से लगाकर उसे हटा दिया। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 5। नंबर 5 में हमारे पास पद परिचय आधारित 5 प्रश्न हैं। अब इन 5 प्रश्नों में से सिर्फ 4 प्रश्न करने हैं, ठीक है। पद संबंधी किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। वही 1 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। पहला है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब आपको बताना है इसमें किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो सकर्मक अकर्मक हमने पता करना आपको पहले ही बता रखा है। चलिए देखते हैं। मेरी बहन एक कहानी पढ़ती है, पढ़ती है, क्या पढ़ती है, कहानी पढ़ती है, ठीक है। मेरी बहन एक उपन्यास पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, उपन्यास पढ़ रही है। मेरी बहन एक अच्छे विद्यालय में पढ़ती है, पढ़ती है, क्या पढ़ती है, ये तो लिया नहीं। विद्यालय कहाँ पढ़ती है इसका मिल रहा है, क्या पढ़ती है ये नहीं मिल रहा। नेक्स्ट आते हैं, मेरी बहन एक दिलचस्प पुस्तक पढ़ती है, पढ़ती है, क्या पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है। तो हमें 3 में से क्या का उत्तर मिला, 1 से नहीं मिला। तो ये है आपका मेरी बहन एक अच्छे विद्यालय में पढ़ती है, ये एक अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह मेरा पसंदीदा रेस्टोरेंट है, रेखांकित पद का परिचय होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यह मेरा पसंदीदा रेस्टोरेंट है। मैंने हमेशा आपको क्या बोला है कि यह के साथ या मेरा के साथ जो है हमेशा आपको पता करना पड़ेगा। कैसे पता करना पड़ेगा, उसको हटाकर कुछ भी लिख दो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर यह है, ठीक है। मेरा जो शब्द आ रहा है, मेरा जो शब्द है वो सर्वनाम है, ये हमको पता है। क्यों सर्वनाम है इसको बताते हैं। क्योंकि यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या है, मेरा, मेरा यानी कि हो गया, मैं हो गई रूपाली, ठीक है। तो रूपाली को हटाकर मेरा लग गया, तो ये तो सर्वनाम है। अब यह की बात आ रही है, यह, अब यह मेरा पसंदीदा रेस्टोरेंट है। अब हम जैसे बोल दें कोई भी रेस्टोरेंट का, मनोहर, मनोहर मेरा पसंदीदा रेस्टोरेंट है, ठीक है। तो ये नाम हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अब वहाँ पर हम आ जाते हैं, किसी दूसरे रेस्टोरेंट का नाम लिख दें, रजनी, रजनी मेरा पसंदीदा रेस्टोरेंट है। तो यह शब्द जो है इस जगह पर सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि इसकी जगह किसी का नाम आ जा रहा है, आराम से उस रेस्टोरेंट का नाम आ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, सर्वनाम है। सर्वनाम है और ये निश्चयवाचक है कि यही है, पुल्लिंग है, एक वचन है, क्योंकि रेस्टोरेंट पुल्लिंग है और एक वचन है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन एकदम सही होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। उफ, क्या सोचा था क्या हो गया। अब उफ शब्द जो है वो विस्मयादिबोधक है, ठीक है, क्योंकि उसके सामने विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पर रेखांकित पद है, विस्मयादिबोधक प्रसन्नता सूचक, विस्मयादिबोधक शोक सूचक, विस्मयादिबोधक अचरज सूचक, विस्मयादिबोधक घृणा सूचक। तो अब यहाँ पर उफ, क्या सोचा था क्या हो गया, क्या है, प्रसन्नता है, बिल्कुल भी नहीं है। शोक या अचरज हमें लग रही है, क्योंकि घृणा यहाँ पर भी नहीं है। तो सही जो है उफ, क्या सोचा था क्या हो गया। तो यहाँ पर जो है शोक भी नहीं है, आपका सही तरीके से देखो क्या आ रहा है, उफ,
मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया, अफसोस हो रहा है आपको। हम ही नहीं, अरे अचरज के लिए हम अरे जैसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे, अरे ये क्या हो गया, हम आश्चर्य करते। लेकिन अगर हमने जो सोचा हो उससे पलट कर कुछ हो जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, शोक हो जाता है, हमें अफसोस होने लगता है। अफसोस का मतलब शोक हो गया। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। मन की कोमलता अक्सर चोट खा जाती है, में रेखांकित पद होगा। कोमलता, कोमलता भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो अब यहां पर दो हटा दीजिए, दो भाववाचक संज्ञा है। कोमलता स्त्रीलिंग है, बिल्कुल। एक वचन है, एक बहुवचन है, एक कर्ता कारक है और एक कर्म कारक है। तो मन की कोमलता अक्सर चोट खा जाती है, मन की कोमलता को अक्सर चोट लग जाती है। तो यहाँ पर जो आ रहा है वो कारक है आपका कर्म कारक। ठीक है, एक वचन है। कोमलता जो भाववाचक संज्ञा है वो मन के बारे में हो रही है, और मन हमारा क्या है, एक वचन है, तो कोमलता भी हमारी एक ही वचन रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक वचन और कर्म कारक है। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। घर के साथ ही एक बगीचा होता था। रेखांकित पद का परिचय होगा। अब रेखांकित पद है के साथ। अब के साथ क्या है, ये एक अव्यय है। कौन सा अव्यय है, संबंध बोधक है। क्योंकि घर का संबंध ये बगीचे के साथ बता रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, संबंध बोधक अव्यय घर और बगीचे के बीच संबंध दर्शा रहा है। बिल्कुल सही है, तो यहां पर हम दे देते हैं इसको ए वाला ऑप्शन। ठीक, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन में, जहां पर हमारे पास रस पर आधारित 5 प्रश्न हैं, जिनमें से सिर्फ हमें 4 प्रश्न करने हैं। ठीक है, पहला है, रस पर आधारित किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। ठीक है, विस्मय आश्चर्य का होता है, रति श्रृंगार का होता है, हंस किसी का नहीं होता। ठीक है, तो हास किसका है, हास होता है आपका हास्य का जो है क्या कहते हैं, स्थायी भाव। नेक्स्ट आते हैं, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिन से जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में हमें ढूंढना है रस कौन सा है। मन रे तन कागज का पुतला, यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है इन पूरी पंक्तियों से कि हमने पूरी तरीके से अपने आप को ईश्वर को सौंप दिया है। इसमें सांसारिक मोहमाया कुछ नहीं है। ये मन तन जो है वो कागज का पुतला है, कभी भी नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज बताई गई। इतना गर्व क्यों करना, एक बूंद पानी की लगेगी तो फट जाएगा, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर जहाँ हमने अपने आप को पूरी तरीके से ईश्वर की कर दिया है, ये शरीर नश्वर है, सारी चीजों को मान लिया है, इस तरीके से पता चलता है कि ये एक शांत रस है। कौन सा रस है, शांत रस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध रौद्र रूप। जब रौद्र रूप होता है तो क्या होता है, गुस्सा आता है। ठीक है ना, जैसे हम बोलते हैं माँ काली का रौद्र रूप, तो माँ काली को जब क्रोध आता है तब उनका रौद्र रूप दिखाई देता है। तो क्रोध किसका स्थायी भाव है, रौद्र का। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा श्रृंगार रस का उदाहरण है? चलिए पढ़ते हैं। देखिए क्या है, सूख गया रस श्याम गगन का, एक घूंट विष जग का पीकर, ऊपर ही ऊपर जल जाते सृष्टि ताप का पावस सीकर। तो यहाँ पर जो है मीरा के द्वारा जो है विष पिए जाने के बारे में बताया गया, तो यहाँ पर सीधे सीधे भक्ति रस की बात हो रही है। चलिए आते हैं, सच मान प्रेम की दुनिया में मौत नहीं, विश्राम नहीं, सूरज जो डूबे इधर कभी तो जाकर उधर निकलता है। तो ये शांत रस का उदाहरण है, जहाँ पर जो है इस दुनिया को सबको जो है नश्वर तरीके से बताया गया है। वो स्नेह करेंगे एक दिन सबसे, उनसे जिसने तुम्हें सिखाया नफरत करना। ठीक है, तो नहीं, ये भी आपका भक्ति रस का ही उदाहरण है। और तब से नाम मैंने है लिखा ऐसे कि सचमुच सिंधु की लहरें ना उसको पाएंगी, फूल में सौरभ तुम्हारा नाम मेरे गीत में है। तो ये श्रृंगार रस का मतलब होता है जहां हम प्रेम की बात कर रहे होते हैं। तो जो लास्ट वाली हमारी पंक्तियां हैं, इसमें बताया गया है कि प्रेमी के द्वारा उसकी प्रेमिका का नाम नदियों पे, फूलों पे, सभी जगह लिखा गया है। तो सही है आपका डी ऑप्शन, इसमें श्रृंगार रस का उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रश्न संख्या 40।
रस निष्पत्ति के लिए किन किन की आवश्यकता होती है, यानी कि रस पूरी तरीके से चले इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है। इसके लिए देखिए क्या है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, बिल्कुल सही है। विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव नहीं, स्थायी भाव तो हमारे पास हमेशा ही रहते हैं, तो उसके लिए रस को निष्पादित होने की जरूरत नहीं होती। अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थाव, तो यहाँ पर रस को निष्पादित होने के लिए चाहिए विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, तो ये तीन चीजें चाहिए होती हैं किसी भी रस को आगे बढ़ने के लिए या प्रकट करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा खंड खा भी खत्म हो गया। अब हम आ गए खंड गा में। खंड गा हमारा क्या है, खंड गा हमारा पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न दिया है ना, पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न। तो इसमें हमारी जो पुस्तक है क्षितिज, उससे प्रश्न लिए जा रहे हैं, जिसमें आपके पास जो है दो तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। पहली चीज है जैसे कि हमारा गद्य खंड है, तो गद्य खंड में जो हमारे 6 अध्याय हैं, उन 6 अध्यायों में से किसी भी अध्याय से एक गद्यांश रखा जाएगा, उस पर आधारित 5 प्रश्न होंगे और पूरे 6 अध्याय में से कहीं से भी 2 प्रश्न एक्स्ट्रा पूछे जाएंगे। सेम पैटर्न आपका काव्य खंड के लिए, जो हमारा काव्य खंड है जिसमें 6 चैप्टर है, उनमें से किसी भी एक चैप्टर से एक काव्यांश रख दिया जाएगा। उस काव्यांश को हमें पढ़ना है और उस पर आधारित हमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो करने, और इसके अलावा पूरे काव्य 6 पाठों में से कोई भी 2 प्रश्न रखे जाएंगे जो करने। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं 7 नंबर काव्य खंड में और 7 नंबर गद्य खंड में आपको मिलते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे आपके 14 मार्क्स। ठीक है, तो खंड का में हमारे पास कितने थे, 10 नंबर। फिर उसके बाद खंड खा में हमारे पास आए 16 नंबर का, और खंड गा आया हमारा 14 नंबर का। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा 40 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आ रहे हैं निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो अब पठित गद्यांश है, किसी भी चैप्टर में से रखा गया, क्योंकि चैप्टर हमारे सारे पढ़े हुए हैं। चलिए देखते हैं क्या है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई। तो ये चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है, चैप्टर नंबर 8 है, बाल गोविंद भगत, उससे ये गद्यांश लिया गया है। चलिए देखिए क्या है। जो फागुन तक चला करती थी, इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखर के ऊंचे भिड़े पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते, यानी कि गाना गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, क्या हूँ, देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत कटकटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे भी नहीं थे, यानी कि अभी आसमान में कालीमा थी। पूरब में लोही लग गई थी, यानी कि पूरब की साइड से हल्का लाल लाल हमें दिखाई देने लगा था कि अब सवेरा हो रहा है, जिसकी लालिमा शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था, यानी कि सब जगह कोहरा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम होता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, यानी कि लगातार वो गाए जा रहे थे और उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने शुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। तो किस तरीके से उनकी प्रभातियां गाने वाली थी, साथ ही कभी हमारे लेखक हैं वो इतनी देर तक सोने वाले थे, ये सारी चीजों को यहाँ पर बयां किया गया है। ठीक है, चलिए अब इस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में किस माह का उल्लेख नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कार्तिक का हुआ है, फागुन का हुआ है, और यहाँ पर जिसका उल्लेख नहीं हुआ है वो है अश्विन माघ का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बाल गोविंद भगत गाते गाते मस्त हो जाते, सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते से आप क्या समझते हैं। इन सारी लाइन से हमें क्या पता चलता है,
ऑप्शन आते हैं, जाड़े की कारें कांपने लगते, नहीं। संगीत के आनंद में डूब नहीं पाना, साहब की प्रसन्नता के लिए गाना, गाने की धुन में खुद की सुध-बुध खो बैठना। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य गाते गाते मस्त हो जाना, शुरूर में आना और उत्तेजित हो जाना, मतलब गाने की धुन में अपनी सुध-बुध खो बैठना, पूरी तरीके से मनमस्त हो जाना, ये चीज बताई गई है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 43। भगत के विषय में इनमें से कौन सी बात ठीक नहीं है। अब हमारे सामने 4 ऑप्शंस रखे गए, इनमें देखना है कि भगत जी के बारे में जो बात कही गई है कौन सी सही नहीं है। चलिए देखते हैं। वह सवेरे ही जगकर गांव से 2 मील दूर नदी स्नान के लिए जाते थे, बिल्कुल सही है। गांव के बाहर पोखर के ऊंचे भिड़े पर बैठकर कबीर के पद गाते थे, ये भी सही है। बहुत अधिक सर्दी में उनकी उंगलियां खैंजड़े पर चल नहीं पाती थी, नहीं, ये गलत है ऑप्शन, वो खैंजड़ी बजाते ही रहते थे। भगत पूरब की ओर मुंह किए काली कमली ओढ़कर बैठते थे, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है, ठीक है, जो भगत जी के बारे में सही नहीं है। प्रश्न संख्या 44 है। लेखक ने अपनी दिनचर्या के बारे में अलग से रेखांकित करने वाली कौन सी बात बताई है कि भाई वो सुबह देर तक सोने वाले व्यक्ति हैं, है ना, यही बात बताई थी उन्होंने, सुबह जल्दी तो उठते नहीं थे, देर तक सोते थे। चलिए देखते, वह रोज सुबह जल्दी उठ जाते थे, नहीं। वह शुरू से ही देर तक सोने वाले व्यक्ति थे, ये सही है। आमतौर पर वे जल्दी उठ जाने वाले व्यक्ति थे, नहीं। जाड़े के मौसम में वे देर तक सोते थे, नहीं। तो क्या था, वह शुरू से ही देर तक सोने वाले व्यक्ति है, मतलब वो अर्ली मॉर्निंग नहीं उठते, देर तक सोते रहते हैं। प्रश्न संख्या 45 है। पूरब में लोही लग गई थी, वाक्य का अर्थ क्या है। लोही लग जाना यानी कि पूरब की तरफ से थोड़ा थोड़ा लालिमा दिखाई देना होता है, उसको लोही लगना कहते हैं। चलिए देखते हैं। पूरब से सूरज पूरा निकल गया था, नहीं। पूरब दिशा में चांद खूब चमक रहा था, बिल्कुल भी नहीं। शुक्र तारे की चमक आसमान में बढ़ रही थी, ये भी नहीं। पूर्व में सूरज निकलने से पहले की लालिमा है, ये डी वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही है। पूरब में सूर्य निकलने से पहले जो लालिमा आती है उसको हम बोलते हैं लोही लग जाना, ठीक है। चलिए अब आ गए हम प्रश्न संख्या 8 पर। क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब प्रश्न संख्या 8 में हमारे पास हमारे गद्य खंड में से किसी भी चैप्टर में से 2 प्रश्न दिए गए, मतलब एक चैप्टर से होता था, दूसरे चैप्टर से होता है। इन दोनों ही प्रश्नों को करना है और ये कितने हैं, 2 मार्क्स के प्रश्न। देखिए क्या है, हालदार साहब से कैप्टन द्वारा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने के जो अनुमान लगाए हैं उनमें कौन सा सही नहीं है। अब हालदार साहब ने ये देखा कि कैप्टन नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता है, तो अब वो मूर्ति पे चश्मा लगाता है, इसके कई अनुमान उन्होंने उसमें लगाए, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने कैप्टन से तो पूछी नहीं, ना ही पान वाले से पूछी, वो खुद इस कारणों को अज्यूम कर रहे थे। अब उनमें कई कारण सोचे, अब जो कारण नहीं बताया है वो है जो सही नहीं है, मुझे वो कारण ढूंढना है। चलिए देखते हैं। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, ये बात तो उन्होंने सोची थी, ठीक है। उसे अपने चश्मों का विज्ञापन करने के लिए मूर्ति उपयुक्त लगती होगी, नहीं, ये बात तो नहीं सोची थी उन्होंने। चलिए देखते हैं। उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति आहत करती थी, ये भी उन्होंने बताया था। उसे लगता था कि नेताजी को बिना चश्मे के असुविधा हो रही होगी, ये बात भी हालदार साहब ने सोची थी। जो नहीं सोची थी वो है आपका बी ऑप्शन, उसे अपने चश्मों के विज्ञापन करने में मूर्ति उपयुक्त लगती होगी, ये बात हालदार साहब ने नहीं सोची थी, गलत है ये। नेताजी की मूर्ति किससे बनी हुई थी, संगमरमर से बनी थी, है ना। देखिए, लाल पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो किससे बनी हुई थी, वो थी आपकी संगमरमर से। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 9, ठीक है। तो पूरे 10 प्रश्न थे, 9 पे हम आ गए हैं। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित पठित काव्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो हमारे पाठ आए हुए हैं ना, उन पाठ में से किसी भी एक पाठ से, काव्यखंड के जो पाठ है, किसी भी एक पाठ से जो है आपके पास काव्यांश रखा गया है, उसे पढ़ना है और पढ़कर इस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए देखिए कौन सा काव्यांश है।
कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, जो नहीं जान विदित संसारा। तो ये तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है ना। माता पितहि उरई भई नीके, गुर रिनु रहा सोचू बड़ जी के नीके। सो जनु हर हे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनहि व्यवहार ही बोलहि, तुरंत देहु मैं थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परशु देखु मोही, बिप विचारे बचऊ नृप दोही। मिले न कभू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कहें सब लोग पुकारे, रघुपति सनहि लखनऊ निवारे। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो है परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच में संवाद चल रहा था। अब कहें कहीं लखन मुनिशील तुम्हारा, तो क्या कहे लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाई आपके शील से तो ये पूरा संसार वाकिफ है, आपके स्वभाव से तो ये सारा संसार वाकिफ है। माता पिता के ऋण से आप मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि भाई इनके माता पिता की मृत्यु का कारण ही ये बने थे, इस वजह से ये चीज़ बताई गई। फिर उसके बाद है गुरु के जो ऋण हैं वो आपके पास बचा हुआ है। सो जन हमरे माथे काढ़ा, तो उन्होंने क्या करें, वो आपने हमारे माथे कर दिया है कि ठीक है हम तुमको मार के अब उनका गुरु का ऋण उतारेंगे। अब बहुत सारे दिन हो गए हैं, ब्याज बढ़ गया है, तो आप ठीक है आप जो हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं थैली खोलता हूँ और हिसाब कर देता हूँ। ये चीज़ उन्होंने कही। अब सुनी कटु वचन कुठार सुधार। अब जैसे ही लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुने, उन्होंने तुरंत अपना कुठार यानी कि संभाल लिया। अब उनके कुठार सुधारते ही पूरी सभा डर के मारे कांपने लगी, हाय 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 करके बोलने लगी। भृगुवर परशु देखी मोही, तो यहाँ कह रहे हैं कि भृगुवर आपके जो परशु को देखकर, भृगुवर किसको बोला गया है, परशुराम जी को, क्योंकि भृगु ऋषि के पुत्र थे वो, इसलिए। तो विप्र विचारे बचाहू निपदोही। विप्र विचार क्या है, आप सभी लोग ब्राह्मण जानते हैं कि भाई आप राजाओं के द्रोही हैं। मिले न कबहू सुभट रन गाड़े, यानी कि आपको कभी भी आपने जैसा जो योद्धा है वो आपको कभी भी लड़ने के लिए प्राप्त नहीं हुआ। आपने बहुत राजाओं को मारा होगा, लेकिन मेरे जैसा जो है रण योद्धा आपको मिला नहीं होगा। द्विज देवता घरे के बाढ़ हैं, यानी कि कहते हैं जो ब्राह्मण होते हैं और देवता होते हैं, इन्हें घर में ही पूजा जाता है, ये बाहर कोई मतलब उन्होंने बताया कि वो मान्य नहीं होते। अब ये सारी बात जब सभा सुनती है तो वो सब लोग अनुचित अनुचित कहकर पुकारने लगते हैं कि लक्ष्मण जी जो कि कह रहे हैं ये गलत है, गलत है। इतने में रघुपति जो हैं वो लखन को देखने लगते हैं, लखन निवारे तिरछी निगाहों से लक्ष्मण को देखने लगते हैं। अब इस पर 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, लक्ष्मण जब परशुराम को व्यंग में कह रहे थे कि आप माता पिता के ऋण से अच्छी तरह उऋण हो गए हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है, मतलब ऋण उतर चुका है। तो परशुराम अपने माता पिता के सम्मान का माध्यम बने। परशुराम ने अपने माता पिता को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान किया। परशुराम अपने माता पिता की मृत्यु का कारण बने। परशुराम अपने माता पिता के लिए अपयश लाने वाले बने। तो यहाँ पर सही क्या है, वो अपनी माता पिता की मृत्यु के कारण बने। नेक्स्ट आते हैं, लक्ष्मण के कड़वे वचनों को सुन परशुराम ने कौन सी प्रतिक्रिया करी। अब इतने बुरे वचन बोल रहे थे तो उन्होंने क्या किया, परशुराम जी ने अपने परशु को संभाल कर आगे बढ़े, अपना परशु उठाया और संभाल कर आगे बढ़े। अपने स्थान पर अवाक खड़े रहे, आगे बढ़कर लक्ष्मण पर वार किया। विश्वामित्र से शिकायत करते हुए बोले। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने परशु को संभाल कर आगे बढ़े। तभी तो पूरी सभा हाय हाय करके चिल्लाने लगी थी कि भाई अब लक्ष्मण मारे जाएंगे। प्रश्न संख्या 50 है, लक्ष्मण का परशुराम के प्रति व्यवहार कैसा है। अब परशुराम जी एक मुनि हैं, उम्र में भी उनसे बड़े हैं, तो जिस तरीके से लक्ष्मण जी उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं वो अपमानजनक है ना। तो देखिए क्या है, आदर सूचक, अपमानजनक, सम्मानजनक या कुटिलता भरा। तो वो जो व्यवहार है वो है अपमानजनक। परशुराम को भृगुवर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो भृगु ऋषि के पुत्र हैं, ठीक है ना। इसीलिए उनके क्रोधी स्वभाव के कारण, उनके बल और पराक्रमण के कारण उनके परशु का नाम, वे भृगु ऋषि के वंशज थे। तो सही क्या है आपका, यहाँ पर डी ऑप्शन, ठीक है। प्रश्न संख्या 52 है, कोई नहीं जान विदित संसारा का तात्पर्य है। कौन नहीं जानता इस संसार में, है ना।
संसार भर से यह बात छिपी है, संसार भर में इसे कौन नहीं जानता, संसार से यह बात लगभग विलुप्त है, संसार में किसे अपनी जान प्रिय नहीं है। तो यहाँ पर सही है संसार भर में इसे कौन नहीं जानता। भाई आपके स्वभाव को इस संसार में कौन नहीं जानता, ये बात उन्होंने कही है। ठीक है, तो ये हो गए हमारा काव्यांश भी खत्म। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 10, जो कि हमारे प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है और इसमें पूछे गए हैं 2 उप प्रश्न। ठीक है, काव्य खंड के हमारे चैप्टर हैं उनमें से कोई भी आपके पास 2 प्रश्न आए। पहला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 53 है, गोपियां उद्धव के योग संदेश को सुन योग को किसके लिए उपयुक्त बताती हैं? उनके लिए जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं, यानी कि जिनका मन एक जगह टिकता नहीं है, है ना। तो क्या है, अस्थिर मन वालों के लिए बताते हैं। नेक्स्ट आते हैं, गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान क्या प्रतीत हो रहा है? योग का संदेश, क्योंकि जैसे हम लोग कड़वी ककड़ी खा लेते हैं, मुंह का टेस्ट बदल जाता है। अब वो तो श्री कृष्ण से प्रेम कर रही हैं और इस बीच वो जो योग का संदेश आया है वो उनके लिए कैसा है, कड़वी ककड़ी के समान, यानी कि उन्होंने उनके मन का ये सभी चीजों का भाव जो है वो बदल दिया है। तो कैसा है, योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो रहा है। तो देखिए, कृष्ण से वियोग है, कृष्ण की राजनीति है, उद्धव की बातें हैं या योग का संदेश है। तो कड़वी ककड़ी के समान उन्हें प्रतीत हो रहा है योग का संदेश। ठीक है, तो ये था हमारा ईयर 2021-22 का टर्म 1 का पेपर। ठीक है, इसे हमने सॉल्व कर लिया। तो इसी तरीके से अभी हम आपके सामने 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आने वाले हैं और लगभग सभी के 2-2 सेट। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखना, टर्म 1 का सिर्फ एक ही सेट बना था, उसके और सेट बोर्ड की तरफ से बने ही नहीं थे। तो ये टर्म 1 के तो आपके 2 सेट नहीं आएंगे, लेकिन हाँ टर्म 2 से आपके 2-2 सेट जरूर आएंगे। तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कोर्स ए और बी मैं दोनों पैरेलल लेकर चल रही हूँ। तो जैसे मैंने आज टर्म 1 का कोर्स ए का क्वेश्चन पेपर कराया है प्रीवियस ईयर, उसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लास 10th कोर्स बी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगी। फिर उसके बाद हम टर्म 2 का कोर्स ए, फिर टर्म 2 का कोर्स बी कराएंगे। तो इसी तरीके से हम चलेंगे ताकि हमारे कोई भी बच्चे खफा ना होने पाए और टाइम टू टाइम सबकी तैयारियां होती रहें। ठीक है, और साथ साथ हमारे प्रैक्टिस सेशंस तो चल ही रहे हैं, जहां पर हम लेखन और व्याकरण की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपको मिल ही रहे हैं वीडियो। ठीक है, तो बस इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए और वादे के मुताबिक 10 फरवरी तक मैं अपने सारे प्रैक्टिस सेशन खत्म कर दूंगी विद सैंपल पेपर। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।